गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उत्पादन फलन, फलन के प्रतिफल के रूप में। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया था, पहले मैंने उत्पादन फलन को पूरी तरह से बता दिया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं, और आज हम लोग देखते हैं कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को बताइए। पैमाने के प्रतिफल में 3 तरह के पैमाने आते हैं, जिसमें होता है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। शायद मैंने आपको बढ़ते हुए प्रतिफल को बता दिया था, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताइए। पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताइए। पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताइए। ठीक है, अब स्थिर प्रतिफल में क्या आ जाता है, हमने देख लिया था कि पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल किसे कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या कहते हैं। इस स्तर में देखिए, उत्तर लिखिए। इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है, जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि साधनों में 50% की क्या लिखा मैंने, यदि साधनों में 50% की वृद्धि होगी तो कुल उत्पादन में भी उतना ही वृद्धि होगा। ठीक है, कुल उत्पादन में भी 50% की वृद्धि होगी। तो उसमें भी 50% की वृद्धि होगी। यहाँ पर बड़े पैमाने की बचतों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने की बचतों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े पैमानों की बचतों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक बार समझ लीजिए, बड़े पैमाने की स्थिर प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोग को स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल में क्या होता है, जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है बस उसी अनुपात में कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि साधनों में 50% की वृद्धि हुई तो कुल उत्पादन में भी 50% की वृद्धि होगी। यहाँ बड़े पैमानों की बचतों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब कांस्टेंट होता है। जितना उत्पादन में वृद्धि होगी उतना ही कुल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। देख लीजिए, इसे मैं एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया जा रहा है।
तीनों प्रतिफल में मैं एक चित्र बता रही हूँ, और आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो उस चित्र के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चित्र बनेगा, ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, ये है जी। यहाँ पे बस एक चित्र, यहाँ से हमको यहाँ तक लाना है। ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये बिंदु है, क्या है, कांस्टेंट है। ये है उत्पादन का पैमाना, उत्पादन का पैमाना, और ये है प्रतिफल की दर, प्रतिफल की दर। यही चित्र इसमें आपको बनाना है। सिर्फ एक लाइनिंग, जब हम लोग बढ़ते हुए प्रतिफल को दिखाए थे तो मैंने आपको दिखा दिया था कि सिर्फ एक लाइन हमारा क्या करने के लिए जा रहा था, इंक्रीजिंग में जा रहा था। एक लाइन इंक्रीज वैल्यू के लिए दिखाया गया था। और जब बी में हम आ जाते हैं, स्थिर में आ जाते हैं, तो एक लाइन जो है वो कांस्टेंट में दिखला देता है, ठीक है। एक लाइन कांस्टेंट पैमाने में दिखला देता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। पैमाने के घटते हुए प्रतिफल को बताइए। पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल क्वेश्चन की तरह इसलिए लिख दे रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, जब एग्जाम में आए तो इन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चन आता है। आप लिख सकते हैं पैमाने के घटते हुए प्रतिफल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं पैमाने के घटते हुए प्रतिफल को बताएं। पैमाने के घटते हुए प्रतिफल में क्या होता है, इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। इस स्तर में जिस अनुपात से साधनों में वृद्धि की जाती है, साधनों में वृद्धि की जाती है, उससे कम अनुपात में, उससे कम अनुपात में कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए यदि साधनों में %50 की वृद्धि होगी, यदि साधनों में 50% की वृद्धि होगी तो कुल उत्पादन में 25% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। %25 की वृद्धि होगी, और यहाँ बड़े पैमाने की बचतें समाप्त हो जाती है, ठीक है। बड़े पैमाने की बचतें समाप्त हो जाती हैं। बड़े पैमाने की बचतें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं।
और पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने बहुत लंबा चैप्टर था, इसे पूरा पढ़ा, पूरा जिसमें जितना भी क्वेश्चन हो सकता है मैंने उसे टॉपिक वाइज आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लिख लीजिए। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाई से भाग देने से प्राप्त होता है। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाई से भाग देने से प्राप्त होता है औसत उत्पादन। इसके आगे का जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाऊंगी तो आपको लिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।